हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 3 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक की दो सशक्त शक्तियां कौन सी थीं? तो हमारे सामने ऑप्शन है, पहला रोम तथा ईरान, दूसरा यूनान तथा ईरान, तीसरा रोम तथा यूनान और चौथा इराक तथा ईरान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इस समय जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ थी वो थी रोम और ईरान की। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा एकदम सही। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता था? तो हमें ये बताना है कि रोम साम्राज्य के अंदर जो लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके लिए किस सामग्री का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था उस समय में। तो हमारे सामने ऑप्शन है कागज़, धातु की पट्टिकाएँ, पेपायरस पत्र या फिर मिट्टी की पट्टिकाएँ। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इस समय में पेपायरस के जो पत्ते थे या पत्र थे उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती थी? तो हमें ये बताना है इसके अंदर कि कौन सी नदी रोमन साम्राज्य की सबसे उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। तो हमारे सामने ऑप्शन है राइन, दूसरा डैन्यूब, तीसरा डज़ला और फरात और चौथा राइन और डैन्यूब दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो राइन और डैन्यूब नदी थी ये दोनों ही नदियां रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है रोमन शासकों का किन जातियों से संघर्ष हुआ? तो हमें ये बताना है कि जो रोमन शासक थे इस समय में उनका सबसे ज़्यादा संघर्ष कौन सी जातियों से होता था? और हमारे सामने ऑप्शन है गोथ, वेंडल या विसिगोथ या फिर उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही जातियों के साथ रोमन साम्राज्य के जो शासक थे उनका संघर्ष हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा होगा सही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य और जनजातियों के संघर्ष के क्या कारण थे? जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि रोमन साम्राज्य के जो शासक थे उनका जनजातियों कौन सी जनजातियों के साथ संघर्ष होता था। तो यहाँ हमें उनके कारण बताने हैं कि उन जनजातियों के साथ इनका जो संघर्ष था वो आखिर क्यों होता था। तो हमारे सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्यापार, बसना यानी रहने के लिए, तीसरा सैन्य भर्ती या फिर सैन्य भर्ती के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इनका जो संघर्ष था वो इन तीनों ही कारणों से होता था। तो इसीलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है रोमन साम्राज्य में इनमें से कौन सा भाग शामिल था? तो हमें ये बताने कि कौन सा भाग रोमन साम्राज्य के अंदर आता था। और ऑप्शन है पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग, यूरोप का अधिकांश भाग या उपरोक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि रोमन साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। एक एशिया, दूसरा उत्तरी अफ्रीका और तीसरा यूरोप। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे करेक्ट हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही जो थे वो रोमन साम्राज्य के अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी? तो हमें ये बताना है
इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछा गया पूर्वी भाग में, सिर्फ हमें ये बताना है कि रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो जो यूनानी भाषा थी वो पूर्वी भाषा में सबसे अधिक बोली जाती थी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। जो यूनानी भाषा थी वो रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य की पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी। यहाँ हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछा गया पश्चिमी भाग में, तो हमें सिर्फ पश्चिमी भाग बताना है कि रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो रोमन साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था उसके अंदर लातीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाती थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट कि लातीनी भाषा जो थी वो पश्चिमी भाग में रोम साम्राज्य के अंदर बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती है। तो हमारे सामने ऑप्शन है राइन, अमूर, मेकांग या फिर यांगत्ज़िंदी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य की वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें वास्तविक शक्ति सीनेट में निहित थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिकन। क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंदर जब ऑगस्टस का शासन हुआ था तो उससे पहले यहाँ पर गणतंत्र स्थापित था और उसकी जो शक्ति थी वो सीनेट में निहित थी पूरी तरह से। तो सीनेट के अंदर जो शक्ति थी, वास्तविक शक्ति, वो रिपब्लिकन थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सिकंदर यूनान के कौन से राज्य के शासक थे। तो हमें ये बताना है कि सिकंदर ने कहाँ पे शासन किया। और हमारे सामने ऑप्शन है एथेंस, स्पार्टा, लारिसा या मकदूनिया। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूनानियों को किसके नाम से पुकारा जाता था। और ऑप्शन है हमारे सामने यहूदी, रोमन, बेबीलोनियन या हेलेनिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी हेलेनियस। जो यूनानी थे उनको हेलेनिस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है रोम में गणतंत्र शासन व्यवस्था किस सम्राट ने समाप्त की। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर सीनेट था जिसके पास रिपब्लिकन यानी गणतंत्र की शक्ति जो थी सारी उसी में निहित थी। तो जब रोम के अंदर गणतंत्र शासन व्यवस्था थी तो उसको जो समाप्त किया था वो राजा ऑगस्टस ने समाप्त किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा सही, क्योंकि राजा ऑगस्टस ने जो सीनेट की शक्ति थी और गणतंत्र व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रोम साम्राज्य के 3 राजनीतिक खिलाड़ियों में से एक निम्न में से कौन नहीं था। तो यहाँ हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। इसमें पूछा गया कि कौन नहीं था, तो हमें नहीं बताना है कि कौन खिलाड़ी नहीं था। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है सम्राट, सेनेट, सेना या शापुर प्रथम। तो हम ये देखेंगे कि सम्राट जो था वो भी राजनीतिक महत्वपूर्ण शक्ति था, इसके अलावा सेनेट और सेना भी। तो यहाँ पर जो शक्ति नहीं था या राजनीतिक खिलाड़ी नहीं था वो था शापुर प्रथम। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। शापुर प्रथम जो था वो राजनीति का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है रोमन साम्राज्य के निकटवर्ती पूर्व में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। यहाँ भी हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें पूछा है कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था और हमारे सामने ऑप्शन है मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, सीरिया या ईरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ईरान। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस लिए जाना जाता था। तो हमें उसकी एक विशेषता बतानी है कि किस लिए अगस्टस का काल सबसे ज़्यादा प्रिय था और जाना जाता था। तो हमारे सामने ऑप्शन है युद्ध के लिए, शांति के लिए, गृह युद्ध के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी शांति के लिए, क्योंकि अगस्टस के काल में युद्ध नहीं हुए थे, इसीलिए इसका काल बहुत ही शांति प्रिय माना जाता है।
और इसीलिए शांति के लिए ही इस काल को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो ऑगस्टस का जो काल था वो शांति के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और ऑप्शन है हमारे सामने ऑगस्टस, जस्टिनियन, टिबेरियस या सीजर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोमन साम्राज्य में मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवार थे, और ऑप्शन है हमारे सामने सामूहिक, एकल, विस्तृत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमें एकल परिवार के बारे में जानकारी मिलती है दस्तावेज़ों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो परिवार थे मुख्य रूप से वो एकल परिवार थे, जिसके अंदर माता पिता और उनके बच्चे रहा करते थे। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य के इस समय यहाँ पर एकल परिवार की महत्वता थी, या मुख्य रूप से एकल परिवार देखे जाते थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस सम्राट ने अपने साम्राज्य के आकार को छोटा कर लिया था। तो ऑप्शन है हमारे सामने सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जॉन फ्रैंक, एल मर्चेंट या डायक्लिशियन। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डायक्लिशियन एक ऐसा सम्राट था जिसने अपने साम्राज्य को आकार में छोटा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दास प्रजनन का उद्देश्य क्या था, यानी कि यहाँ पे दास प्रजनन क्यों करवाया जाता था, इसका उद्देश्य क्या था, हमें इस क्वेश्चन में वो बताना है। तो ऑप्शन है हमारे सामने दास प्रथा का उन्मूलन करना, यानी दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए। दूसरा, अधिक से अधिक दास प्राप्त करने के लिए। तीसरा, दास की दशा को सुधारने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अधिक से अधिक दास प्राप्त करने के लिए दास प्रजनन किया जाता था, क्योंकि यदि इनके बच्चे पैदा होते थे तो उससे दासों की जो संख्या थी वो बढ़ती चली जाती थी, क्योंकि इनके बच्चों को भी दासी बना दिया जाता था। तो अधिक से अधिक दास प्राप्त करने के लिए दास प्रजनन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दिनारियस क्या था। तो हमें बताना है कि आखिर ये दिनारियस था क्या, और ऑप्शन है हमारे सामने ईरान का सम्राट, रोम का सम्राट, सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिनारियस एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दिनारियस नामक जो सिक्का था इसके अंदर शुद्ध चांदी कितनी होती थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4.5 ग्राम इस सिक्के के अंदर शुद्ध चांदी जो होती थी वो मिलाई जाती थी, या शुद्ध चांदी का ये सिक्का होता था जिसका वज़न 4.5 ग्राम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य में सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कहाँ से आती थी। तो हमें ये बताना है कि सबसे बढ़िया जो अंगूरी शराब थी वो रोमन साम्राज्य के अंदर कहाँ से आती थी, कहाँ से उसका रोमन साम्राज्य में आयात किया जाता था। और ऑप्शन है हमारे सामने ईरान से, स्टेशन से, कैंपेनिया से या गैलरी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैंपेनिया। कैंपेनिया से सबसे बढ़िया किस्म की शराब का रोमन साम्राज्य के अंदर आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है 7वीं शताब्दी में इनमें से कौन सा धर्म काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम धर्म जो था 7वीं शताब्दी में सबसे अधिक या बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एम्फोरा किसका एक प्रकार था। तो हमें इसमें ये बताना है कि आखिर एम्फोरा था क्या, बोतल, कंटेनर, ग्लास या फिर शीशा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम्फोरा एक प्रकार का कंटेनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चीनी लोगों का वाचीन से क्या अभिप्राय था, यानी वो वाचीन किसे कहते थे जो चीनी लोग थे। तो ऑप्शन है पूर्वी चीन, बृहद चीन, लघु चीन या संपूर्ण चीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बृहद चीन को ही वाचीन कहा जाता था चीनी लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य में पारिवारिक जीवन पर वर्चस्व किसका हुआ करता था, यानी परिवार के अंदर किसका वर्चस्व था या कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, ये हमें बताना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन है पुरुष प्रधान, महिला तथा पुरुष दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुरुष प्रधान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो हमें ये बताना है कि वो स्रोत जो रोमन साम्राज्य की जानकारी देते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। तो ऑप्शन है पाठ्य सामग्री, भौतिक अवशेष, दस्तावेज या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही पाठ्य सामग्री, भौतिक अवशेष और दस्तावेज, ये तीनों ही हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी देते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोमन साम्राज्य की सेना किस प्रकार की थी। पहला, व्यावसायिक सेना, व्यापारिक सेना, सशस्त्र सेना या ताकतवर सेना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो एक व्यावसायिक सेना थी, क्योंकि इस सेना को इसके बदले में सैलरी या वेतन दिया जाता था। तो जहाँ पे वेतन मिलता है वो व्यावसायिक कहलाती है। तो यहाँ की जो सेना थी रोमन साम्राज्य की वो एक व्यावसायिक सेना थी, क्योंकि इसके बदले में उन्हें क्या मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी। तो ये सेना एक व्यावसायिक सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कौन से सिक्के चलाए। तो ऑप्शन है सॉलिड्स, दिरहम, रियाल या दिनारियस। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारे सामने सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ सही। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिड नाम के सिक्के इस समय यहाँ चलाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है वह रोमन सम्राट कौन थे जिन्होंने प्रांतीय उच्च वर्गों के उदय को मजबूत किया ताकि सेनेटरों को सैन्य कमान से बाहर रखा जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेनेटरों को सैन्य कमान से बाहर रखने के लिए कौन से सम्राट ने प्रांत के अंदर उच्च वर्गों के उदय में काफ़ी सहायता की या उन उच्च वर्गों को मजबूती प्रदान की। तो हमें उस राजा का नाम बताना है यहाँ पर, और हमारे सामने ऑप्शन है टाइबेरियस, ऑगस्टस, गैलियंस और कॉन्स्टेंटाइन। और जो हमारा सही ऑप्शन है वो है गैलिनियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा एकदम सही। गैलिनियस ही एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने सेनेटरों को सैन्य कमान से बाहर रखने के लिए प्रांत के जो उच्च वर्ग थे उनके उदय को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बन गया था। तो हमें ये बताना है जो ईसाई धर्म था वो कब राजकीय धर्म बना था। तो हमारे सामने ऑप्शन है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ईसाई धर्म जो था वो रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन चुका था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो कम से कम कितने दिनों तक हुआ। तो हमें ये बताना है एक शो था जिसका नाम है स्पेक्टुला जो रोम के शहरों में होता था। तो हमें ये बताना है वो कम से कम कितने दिन तक हुआ करता था। तो हमारे सामने ऑप्शन है 150 दिन, 176 दिन, 160 दिन या फिर 165 दिन। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है 176 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा हमारा सही, क्योंकि स्पेक्टुला नामक जो मनोरंजन शो था वो लगभग 176 दिन तक हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन गुड एंड बैड डाइट के लेखक निम्न में से कौन थे। तो हमें ये बताना है ऑन गुड एंड बैड डाइट जो लिखी गई थी उसके लेखक कौन थे। तो हमारे सामने ऑप्शन है गैलन, ऑगस्टस, टाइबेरियस या फिर कॉन्स्टेंटाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए गैलन। गैलन जो थे वो ऑन गुड एंड बैड डाइट के लेखक थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पेपायरस मिस्र में किस नदी के किनारे पर उगता था। तो हमें ये बताना है पेपायरस जो कि एक पेड़ था जिसका इस्तेमाल लेखन कला में किया जाता था
वो जो पेड़ था मिस्र में किस नदी के किनारे उगता था, ये हमें बताना है। और हमारे सामने ऑप्शन है दजला नदी, नील नदी, फरात नदी या फिर राइन नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। पेपायरस नाम का जो पेड़ था वो नील नदी के किनारे मिलता था या उगता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पार्थियाई के बाद ईरान पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो हमारे सामने ऑप्शन है शशानी राजवंश, असीरिया, सुमेरियन या फिर रोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ससानी राजवंश। यानी पार्थियनों के बाद जब ईरान पर शासन किया था वो थे ससानी राजवंश के लोग। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है सेनेट में किस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो हमें ये बताना है जो सेनेट वर्ग था उसके अंदर कौन से लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। और हमारे सामने ऑप्शन है किसानों का, कुलीन एवं अभिजात वर्गों का, सम्राट का या फिर दासों का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। सेनेट के अंदर कुलीन और अभिजात वर्गों का ही प्रतिनिधित्व हुआ करता था, क्योंकि यही लोग जो थे वो सेनेट के अंदर शामिल हो सकते थे। तो यहाँ पर कुलीन और अभिजात वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है फारस के साम्राज्य में किस प्रकार की सेना को भर्ती किया जाता था। तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है बलात भर्ती, व्यावसायिक सेना भर्ती, धार्मिक सेना भर्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि फारस साम्राज्य के अंदर जो सेना की भर्ती की जाती थी उसके अंदर वयस्क जो पुरुष होते थे उन्हें अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए अपनी सैनिक सेवा देनी ही होती थी। तो उस सेना को बलात कहा जाता था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। बलात प्रकार की जो सेना थी वो फारस साम्राज्य के अंदर हुआ करती थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोम में सैनिक किसके लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है बेहतर वेतन तथा सेवा शर्तों के लिए, अस्त्र शस्त्रों तथा बंदूक पाने के लिए, राजा को गद्दी से उतारने के लिए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेहतर वेतन और सेवा की शर्तों के लिए। जो रोमन सैनिक थे वो हमेशा या लगातार आंदोलन करते रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है ऑगस्टस के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पर हमें ऑगस्टस के पुत्र का नाम बताना है। तो ऑप्शन है टेबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन, एनमरकर या फिर जूलियस सीजर। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। टेबेरियस जो था वो ऑगस्टस का एक गोद लिया हुआ पुत्र था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट। आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यू टाइप्स। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपको और भी क्वेश्चंस इसी तरह के मिलते रहें।